द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। अब सर्दी का मौसम आ गया है। अब आप घर से ज़्यादा तो बाहर मत निकलिएगा, ये वायरल बहुत फैला हुआ है, तो अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। आज आपने मेरे फर्स्ट वाले जो चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके वीडियो को बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे लाइक्स दिए हैं, तो मेरे को बहुत खुशी हुई है। इसलिए मैंने चैप्टर 2 का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। इसमें भी आपको मज़ा आने वाला है। इसमें अपन ने सबसे पहले उसमें पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है और फिर उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, फिर उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके मिथ्स क्या है, और बहुत सारे हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखे थे। तो अब अपन पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में। सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर, वो कितने तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरीके के होते हैं एंटरप्रेन्योर। और मैंने कुछ मेमोरी टेक्निक्स भी बनाई है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए आप, अब अपन चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योर। तो अपन इस चैप्टर में सिर्फ एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपके चैप्टर का शुरुआत ही स्टीव जॉब्स से होता है। स्टीव जॉब्स आप जिसको नहीं जानते हैं तो जान लीजिए स्टीव जॉब्स कौन है। आईफोन कंपनी के सीईओ और पिक्सार कंपनी भी उन्होंने ही बनाई है। उन्होंने पहले आईफोन बनाया, आईफोन के प्रोडक्ट्स बनाए, एप्पल कंपनी बनाई, और फिर उनको धोखे से निकाल दिया गया, और फिर उन्होंने पिक्सार कंपनी सेटअप की, जो भी अभी भी बहुत फेमस है। फिर से उनको आईफोन के लिए आईफोन में बुला लिया गया, मतलब एप्पल कंपनी में बुला लिया गया, और फिर उन्होंने वहाँ पे भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स डेवलप किए, और फिर उनकी कैंसर के कारण डेथ हो गई। तो उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो मतलब अगर आप उनको पढ़ेंगे, अगर आप उनको 2-3 बार उनके उन लाइंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितनी गहराई वाले वर्ड्स बोल रहे हैं। और अगर आप उनको उस वर्ड्स को अगर जीवन में लेके आए, उसको अमल करें, तो आप वो देखना बड़ा ही मज़ा आ जाने वाला है। तो मैं आपको पढ़ के बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा। फिर अपन स्टीव जॉब्स की पहले कहानी सुनेंगे, उसके बाद आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ अ ब्रिक। आपको कभी कभी जीवन में एक ऐसा झटका लगता है जैसे आपके सर पे ईंट पड़ गई हो। डोंट लूज फेथ। कभी भी अपना सब्र, अपनी उम्मीद मत खोइए। आई एम कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वॉज दैट आई लव्ड वॉट आई डिड। स्टीव जॉब्स कह रहे हैं कि मैं आगे इसलिए ही बढ़ पाया क्योंकि इतने झटके खाने के बाद भी मेरे को निकाल दिया गया। मैंने जिस कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, मैंने उसको उसमें से निकाल दिया गया, फिर भी मैंने फेथ नहीं खोया, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि जो मैं काम कर रहा था और मैं जो आगे करने वाला हूँ उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, उससे मुझे बहुत प्यार है, ठीक है। यू हैव गॉट टू फाइंड वॉट यू लव। आपको अब अपने जीवन में देखना है कि आपको क्या करना पसंद है, किस चीज़ में आपके मन से सारा काम करते हैं आप। जैसे मोबाइल में पबजी खेलना, वो कोई मन नहीं होता है। कुछ ऐसा वर्क, कुछ ऐसा काम जिसमें आपका दिमाग, मतलब आप कितने भी घंटे उसको कर सकते हैं। किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग्स, टीचिंग और स्केचिंग, रीडिंग बुक्स, और भी बहुत कुछ होता है। मतलब आपको किसी फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को टैक्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो आपको ढूंढना है, ठीक है। Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. क्योंकि यू आर यूथ जनरेशन, आप यूथ जनरेशन है, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, भले बॉय हो या गर्ल हो, आप लोगों को काम तो करना ही पड़ेगा। पर तो हम कब सेटिस्फाई होंगे? जैसे कोई जॉब करता है तो वो क्या बोलता है, पूरा ही खून चूस लिया यार, पूरा दिमाग ख़राब कर दिया, अप्रेजल्स नहीं देते, प्रमोशंस नहीं देते,
ये नहीं करते, वो नहीं करते, वीकेंड्स नहीं देते, दिवाली की हॉलीडेज नहीं देते, क्योंकि आपका जो काम है वो आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होने वाला है। तो उसको आप पूरा सेटिस्फाई हो कि आप अपने काम से पूरा सेटिस्फाई हो, तभी सेटिस्फाई हो पाओगे। तो जब आप ढूंढ पाओगे कि आप क्या काम करना पसंद करते हैं, वो ही काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू। एंड ग्रेट वर्क कैन, वही आपको अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत महान काम किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो आपको तभी लगेगा जब आप जो कर रहे हो उसमें आपका मन लग रहा है, उसमें आपको मज़ा आ रहा है। इफ़ यू हैवेंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग, डोंट सेटल। अगर आप बड़े भी हों या आप कॉलेज भी क्लियर कर लिया या स्कूल में नहीं भी हो, तो भी आप शांत मत बैठिए कि भाई अब तो मेरा टाइम निकल गया, अब तो मैं कैसे ढूंढूं कि मेरे को क्या पसंद है। आप सेटल मत होइए, कुछ ट्राई करते जाइए, अलग अलग फील्ड्स में जाके ट्राई कर रही है, तो आपको पता एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा कि आपको किस में बहुत मज़ा आता है। एज विथ ऑल मैटर्स ऑफ द हार्ट यू विल नो व्हेन यू विल फाइंड इट। क्योंकि जब आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके अंदर से, अपने सबकॉन्शियस से, आपके कॉन्शियस से ऐसी आवाज़ आएगी कि हाँ भाई आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद है और ये ही मेरा ऐसा वर्क है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। एंड लाइक एनी ग्रेट रिलेशनशिप इट जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर एज द ईयर्स रोल ऑन। अगर आप जो काम कर रहे हैं आपको पसंद है, आपने वो काम ढूंढ लिया और आप उसी फील्ड में काम कर रहे हो, तो जैसे 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 ईयर रोल ऑन होते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। आपका एक्सपीरियंस लेवल यहाँ होगा यहाँ, और आपकी सक्सेस तो आप सोच लीजिए कहाँ ही होगी। आपकी उस फील्ड में इतनी कदर हो जाएगी जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि आपको उस चीज़ में काम करने में इंटरेस्ट आता है। आँख बंद करके भी कोई आपको उठाए तो जाओ काम करके आओ, ये तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है। So keep looking until you find it, don't settle, ठीक है। Your time is limited, क्योंकि इस धरती पे हमारा जो जीवन है वो भगवान के हाथों वो सीमित ही है। आप 50 साल जी रहे हैं, 30 साल जी रहे हैं, 35 जी रहे हैं, 60 या 70 जी रहे हैं, वो तो ऊपर वाले ही बताए, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि हमारे पास बहुत वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन्स एल्स लाइफ। तो दूसरों को खुश करने के लिए काम मत करो, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए काम करो, क्योंकि दूसरे तो कभी खुश होने वाले हैं भी नहीं। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा विच इज लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये सोच सोच के काफ़ी लोगों ने अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर लिया है। आजकल शेरो शायरियाँ निकल रही हैं। तो मतलब जो लोगों को पसंद है वो काम करना बंद कर दीजिए, जो आपको पसंद है आपको वो काम कीजिए। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। मतलब दूसरों का शोर, दूसरों की ओपिनियंस का शोर आपके अपने अंतर्मन आत्मा, अपने अंतरात्मा को नाश मत करने दो। उनकी आवाज़ें आपके अंतर्मन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो। आपकी दिल की आवाज़ उनके शोरों से गुम नहीं होनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। लोगों को आवाज़ आ भी जाती है, फिर भी वो पहचान नहीं पाते कि क्या मैं करूँ, क्या करूँ तो क्या ये सही होगा, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा। ये सब बात की बात है, आप शुरू तो करो, आपको करने में मज़ा तो आएगा, करो तो सही, क्या पता आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिल जाए, जरूर मिलेगा, विश्वास रख के करो। They somehow already know what you truly want to become, everything else is secondary। तो जब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बनना है, तो फिर कुछ और मैटर नहीं करता, सिर्फ आप और आपका वो अच्छा वाला काम वही मैटर करता है, ठीक है। अरे देखिए कितनी गहरी लाइन है। अब इसको 3-4 बार पढ़ेगा ना तो आपको ऐसा लगेगा वाह क्या बोलना क्या चाहते हैं। तो अब अपन स्टीव जॉब्स की कहानी सुनेंगे, तो आप देखिए मेरा सा वीडियो। स्टीव जॉब्स। आईफोन, आज इस नाम से करोड़ों लोगों का काम, नाम और इमोशन जुड़े हुए हैं। इस फोन से इतने लोग जुड़े हुए हैं कि जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है तो उसे सबसे पहले लेने के लिए कई स्टोर्स के आगे कई किलोमीटर्स की लाइन लग जाती है। कुछ इसको अपने काम के लिए रखते हैं तो कुछ शौक के लिए। पर एक बात जो सब में कॉमन रहती है वो रहती है इस फोन की रिलायबिलिटी।
वो रिलायबिलिटी जिसकी नींव स्टीव जॉब्स ने रखी थी। आज हम जितने भी एप्पल प्रोडक्ट्स में बेहतरीन इंजीनियरिंग और उम्दा डिजाइन्स पाते हैं, उनके पीछे जो सबसे बड़ा नाम है वो है स्टीव जॉब्स का। आईफोन, आईपैड, मैकबुक और आईमैक के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर इनको बनाने वाले स्टीव जॉब्स की कहानी में कितनी मुश्किलें और कठिनाइयां थी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की जिंदगी की पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की शुरुआत करी। स्टीव जॉब्स ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ना पैसे से प्यार था और ना ही पैसा उनकी पहचान था। उन्हें उनके ही माता पिता ने किसी और के पास भेज दिया, जिसे राह दिखाने वाला कोई नहीं था, जिसने कॉलेज के 6 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दिया था। आज विश्व भर में कंप्यूटर का रेवोल्यूशन कहलाता है। इन्होंने ही कंप्यूटर को एक नई पहचान दी थी। स्टीव जॉब्स का पूरा नाम स्टीव पॉल जॉब्स था। उनका जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। स्टीव की मां एक अनमैरिड महिला थी, इसीलिए जन्म के बाद स्टीव को किसी को गोद देने का फैसला करा। स्टीव को गोद लेने के लिए पहले जिस कपल को चूज करा गया था वह पढ़े लिखे अमीर थे, लेकिन अचानक उन्होंने स्टीव की जगह किसी लड़की को गोद ले लिया। इसके बाद स्टीव को पॉल और क्लारा ने अडॉप्ट करा। स्टीव की असली मां चाहती थी कि उनके बेटे को गोद लेने वाले पेरेंट्स ग्रेजुएट हों, जबकि क्लारा एक अकाउंटेंट और पॉल मैकेनिक थे और दोनों ने ही अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं किया था। पर दोनों ने स्टीव की असली मां से वादा किया कि वह कभी भी स्टीव को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे और साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी कराएंगे। स्टीव अपने नए परिवार के साथ 1961 में कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू रहने आ गए। यहीं से उनकी पढ़ाई शुरू हुई। स्टीव जॉब्स के पिता ने घर चलाने के लिए एक गराज खोल लिया और वहीं से शुरू हुआ स्टीव का इलेक्ट्रॉनिक सफर। स्टीव इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़छाड़ करने लगे और धीरे धीरे उनका इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा। स्टीव जॉब्स काफी इंटेलिजेंट थे, पर वे शरारत भी बहुत ज्यादा करते थे। उनके तेज दिमाग के होने की वजह से उनके स्कूल टीचर उन्हें बड़ी क्लास में प्रमोट कर रहे थे, पर उनके पेरेंट्स ने उसके लिए मना कर दिया था। 13 वर्ष की उम्र में उनकी दोस्ती हुई स्टीव वॉज़नियाक से, जिनका भी दिमाग स्टीव की तरह बहुत तेज था और उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक से बहुत प्यार था, इसीलिए दोनों में जल्दी ही दोस्ती भी हो गई। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद स्टीव रीड कॉलेज में दाखिल हो गए, जिसकी फीस बहुत ज्यादा थी और स्टीव के माता पिता बहुत मुश्किल से खर्चा चला रहे थे। जल्दी ही स्टीव को एहसास हो गया कि उनका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लग रहा और साथ में कॉलेज की फीस भी इतनी ज्यादा है। इस वजह से कॉलेज उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा और 6 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव ने कैलीग्राफी क्लासेस ज्वाइन कर ली और आज उसी कारण हम अपने कंप्यूटर्स में इतने तरह के फोन यूज कर पाते हैं। इस समय स्टीव के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से वे अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोते थे। उन्होंने इसके बाद कोका कोला की बोतल्स बेचनी शुरू कर दी। इन बॉटल्स को बेचकर जो पैसे आते थे वह उनसे अपना पेट भरते थे। रविवार के दिन तो वे 7 मील चलकर राधा कृष्ण मंदिर जाते और मुफ्त का खाना खाते थे। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉज़नियाक एक बार फिर अच्छे दोस्त बन गए। जहां दोनों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में था, वहीं दोनों ने एक कंप्यूटर बनाने का फैसला करा। दोनों ने मिलकर स्टीव जॉब्स के गराज में एक कंप्यूटर बनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया एप्पल। इसे बनाने के लिए दोनों ने कुछ सामान बेचकर पैसे इकट्ठे किए थे और अपने जुनून को हकीकत में बदल दिया था। एप्पल कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और ज्यादा फंक्शनल बनाया गया। उनकी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इससे दोनों ने कई लाख डॉलर्स भी कमाए। 10 सालों में एप्पल कंपनी एक जानी मानी कंपनी बन गई थी, लेकिन एप्पल 3 और लाइजा का प्रमोशन हुआ तो कंपनी घाटे में चली गई, जिसके लिए स्टीव को जिम्मेदार माना गया और फिर स्टीव को 17 सितंबर 1985 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी से निकाल दिया। इस समय स्टीव बहुत ही ज्यादा अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और हिम्मत जुटाकर एक नई शुरुआत करी। स्टीव ने अब एक और कंपनी की शुरुआत करी, जिसका नाम रखा नेक्स्ट। नेक्स्ट का पहला प्रोडक्ट हाई एंड पर्सनल प्रोडक्ट था। अपने प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद भी नेक्स्ट कुछ खासा नाम नहीं कमा पा रही थी, क्योंकि पहले ही एप्पल ने पूरी मार्केट पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन उन्होंने अब भी हार नहीं मानी और उन्होंने नेक्स्ट को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया। उसके बाद तो मानो स्टीव की जिंदगी ही बदल गई। इसके बाद तो स्टीव ने इतने पैसे कमाए कि 1986 में $10 मिलियन देकर उन्होंने एक ग्राफिक कंपनी खरीद ली और उसका नाम रखा पिक्सार। और पिक्सार आज अपने ग्राफिक्स के काम के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इसके बाद तो स्टीव जॉब्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक हाथ में इनोवेशन और दूसरे में तरक्की, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। दूसरी तरफ एप्पल कंपनी घाटे में चल रही थी। इस वजह से एप्पल ने नेक्स्ट को $477 मिलियन में खरीद लिया और स्टीव जॉब्स एप्पल के CEO बन गए।
पहले एप्पल में टोटल 250 प्रोडक्ट्स थे, लेकिन स्टीव ने केवल 10 प्रोडक्ट्स रखे और उन्हीं पर पूरी तरह से फोकस करा, क्योंकि स्टीव का मानना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज़्यादा उसकी क्वालिटी मायने रखती है। इसके बाद आईफोन, आईपैड, आईमैक और मैकबुक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में रेवोल्यूशन साबित हुए और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट में शुमार हुए। स्टीव जॉब्स ने शुरुआत से ही एक चीज़ अपने दिमाग में रखी हुई थी कि कोई भी दिन उनके जीवन का आखिरी दिन बन सकता है, इसीलिए हर दिन को उन्होंने ऐसे जिया जैसे वह उनका आखिरी दिन हो। वह हर रोज कुछ ऐसा करते थे जिसे वह अपने मरने से पहले पूरा करना चाहती थी। और फिर एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है, जिसके लिए उनकी सर्जरी भी हुई। पर किसी ने सही कहा है कि मौत हमारे जीवन की एक कड़वी सच्चाई की तरह है, ये हर किसी को मिलनी ही है। और फिर 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की मृत्यु हो गई और विश्व ने एक कमाल के इनोवेटर को खो दिया। आपने देखा कैसे स्टीव जॉब्स ने अपना काम किया है, कैसे उसने आईफोन, एप्पल कंपनी में रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। मैकबुक, आईपॉड, देखिए एयरपॉड्स, उसी को सब कॉपी करते हैं। ठीक है, तब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू सी डेनॉफ एक आदमी था जिन्होंने अपने एंटरप्रेन्योर को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। सबसे पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है, फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स, जो नए प्रोडक्ट्स, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स या एक नया मार्केट ही डिस्कवर कर लेता है या कोई नई सर्विस देता है जो पूरे कंट्री में, जो पूरे वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन लेके आ जाती हैं। तो वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो नए प्रोडक्ट और नए मेथड्स डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं इनोवेटिव। नाम से ही पता चल रहा है। सेकेंड है इमिटेटिव। इमिटेटिव मतलब होता है कॉपी, है ना। तो ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो खुद का दिमाग नहीं लगाते, वो दूसरों को कॉपी करते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से, मतलब जैसे मान लीजिए आप आईफोन देखते हैं, सबसे पहले आईफोन में ट्रिपल कैमरा आता है, फिर उसको देख के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे OnePlus, MI, सैमसंग, वो लोग भी क्या करते हैं, ऐसा कैमरा लेके आते हैं। तो वो क्या होता है, इमिटेटिव इन एंटरप्रेन्योर। वो अपने हिसाब से उस रेवोल्यूशन को कॉपी करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मेजरली अंडर डेवलप्ड जो इकोनॉमी होती है या जो डेवलपिंग होती है उनको ग्रोथ करने में हेल्प करती है। क्योंकि फेबियन एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपने फैमिली बिजनेस को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपके दादाजी या आपके उसके परदादाजी उनकी कपड़ों की फैक्ट्री से या कपड़ों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे, तो वो लोग भी क्या करेंगे, आपके पापा, आपके चाचू या आपके जो आगे वाले कजिन्स हैं वो भी वही करेंगे, है ना। वो बिल्कुल उसी को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो वो उस अपनी फैमिली बिजनेस को छोड़ते नहीं है, नया कुछ ट्राई नहीं करते, सिर्फ वही कॉपी करते। तो उसको बोलते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और ड्रोन एंटरप्रेन्योर होता है सबसे बेकार एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कुछ भी मतलब चेंजेस करने की तैयारी नहीं, नई टेक्नोलॉजी आई है या काम करने के नए तरीके हैं, उन्होंने नहीं बोला भाई नई टेक्नोलॉजी आई है, प्रिंटिंग मशीन आई है, आराम से आप अखबार ये प्रिंट कर सकते हो, मतलब कपड़ों पे और ये सब कर सकते हो। हम तो अपने तरीके से हाथों से डिज़ाइन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो वो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। भले उनको लॉसेस हो जाए, उनके प्रोडक्ट नहीं बिके, उनका दुकान नहीं चले, काम नहीं चले, पर वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसी को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो वो हो गए ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो 4 तरीके के एंटरप्रेन्योर है, एक तो इनोवेटिव, दूसरा है इमिटेटिव, तीसरा है फेबियन और चौथा है ड्रोन, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम है, इमिटेटिंग, फेबियन, ड्रोन और इनोवेटिव, है ना। अब ये एक मेमोरी टेक्निक है जो आपको लर्न करने में हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योर के, ठीक है। तो सबसे पहला है IM। पहले इस सिर्फ रेड वाले को पढ़ना, ठीक है, इस रेड वाले को पढ़ना। पहला है आई एम फैब एंड इनोवेटिव ड्रोन। खुद को आप ड्रोन समझिए और फिर ऐसे लगे
आगे, आई एम फैब एंड इनोवेटिव ड्रोन, आई एम फैब एंड इनोवेटिव ड्रोन। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इज आई एम फैब एंड इनोवेटिव ड्रोन। आई एम से आपको याद आ जाएगा इमिटेटिव, फैब से आ जाएगा फैबियन, एंड तो कुछ है नहीं। इनोवेटिव का इनोवेटिव सेम है, ड्रोन तो आई एम फैब का इमिटेटिव और फैबियन याद रखना, आई एम फैबियन इनोवेटिव ड्रोन। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में आ गया। तो आई एम फैब एंड इनोवेटिव ड्रोन। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब बिजनेस के टाइप के हिसाब से, मतलब बिजनेस के साइज, उसका टाइप के हिसाब से कितने एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके के बिजनेस होते हैं, तो उनके हिसाब से कितना एंटरप्रेन्योर हो सकता है। सबसे पहला बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो है ना अपने आइडिया को रियलिटी में बदलने की क्षमता रखते हैं। कि आपके दिमाग में आइडिया की अच्छी सी फैक्ट्री सेटअप करेंगे और फिर आपकी प्रोडक्ट्स बेचेंगे, आपका ये इस मार्केट में प्रोडक्ट चल जाएगा, आप एक अच्छा सा डिज़ाइनर, मान लीजिए कपड़ों की फैक्ट्री, कुरकुरों की फैक्ट्री सेटअप किया आपने बोला कि मैं अच्छे ऐसे कुरकुरे बनाऊंगे जो लोग सब पसंद करेंगे, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब खाएंगे, फिर गिफ्ट भी दूंगा और सबको मज़ा भी आएगा। फिर उसी आइडिया को रियलिटी में मटेरियलाइज करना, उसका काम होता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, तो ये जो मेजरली कहाँ मिलते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर, स्मॉल ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में मिलते हैं, जो अपने आइडिया को रियलिटी में बदलने की क्षमता रखते हैं। फिर उनका आइडिया बड़ा हो जाता है, फिर उनका उनका सपना पूरा हो जाता है, उनकी फैक्ट्री बड़ी हो जाती है। फिर है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, अंदर बाहर मतलब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में ट्रेडिंग का काम करते हैं, परचेज सेल। उनका काम क्या होता है, सिर्फ परचेज सेल। उनका ये काम होता है कि आप कि अभी कौन से प्रोडक्ट की डिमांड आने वाली है, तो फिर उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, फिर उसको सेल करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इसी चीज़ का करते हैं और डोमेस्टिक में भी ऐसा ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। फिर है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो उनको लगता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत होशियार होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू वेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो होते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर हो गए। और जो स्मॉल बिजनेस करते हैं तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होगा। फिर कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपने इनोवेटिव आइडियाज और स्किल के थ्रू एक कंपनी को चला सकते हैं। उनको मेजरली इंटरेस्ट होता है कि वो कंपनी चला सकें, उनके पास इतनी एबिलिटी होती है, तो वो मेजरली प्रमोटर्स होते हैं और बड़ी सी ट्रेड या इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं और अच्छी खासी कंपनी चलाते हैं, तो वो हो गए कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फिर है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करता है, सब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मतलब जो भी मार्केटिंग में आ गई, उसमें सोइंग भी आ गई, और जो भी मशीन यूज़ करते हैं उसका सेल परचेज भी आ गया, वो सब हो गया, है ना। तो एग्रीकल्चर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो करते हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उसको ध्यान में रखते हुए दो तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर और एक होते हैं नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने नॉलेज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू नया एक डेवलप कर लेते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी जो उनके बिजनेस में बहुत अच्छी काम आने वाली है, और एक गुड्स और सर्विसेज भी अच्छे से प्रोड्यूस कर लेते हैं अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, क्योंकि वो टेक्निकल इन नेचर होता है, उनको टेक्नोलॉजी की चीज़ें करना पसंद है, फिर उस हिसाब से वो नए बिजनेस में एंटर कर लेते हैं और नए प्रोडक्ट बनाते हैं। और नॉन टेक्निकल कौन से होते हैं, जो सोचते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए या उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, सेलर, बाल बेचो, उसको एजेंट लगा लो, वही सही है ना, टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करनी है। तो मेजरली वो टेक्निकल एस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं होते, वो नॉन टेक्निकल ही होते हैं। ठीक है, तो दो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दो ही हैं, एक तो टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। ठीक है, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, ये प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं
जो खुद का बिजनेस खोलते हैं, फिर एक रनिंग कंडीशन में उस बिजनेस को बेच देते हैं, फिर दूसरा बिजनेस खोलते हैं। तो मान लो मैंने कुरकुरे की फैक्ट्री खोली, मैंने उसको बहुत सेटअप किया, अच्छा खासा उसको बनाया, बहुत प्रॉफिटेबल हो गया वो, फिर मैंने उसको चलती फैक्ट्री को किसी को बेच दिया, फिर वो जाने से जाने जो करना करे, ठीक है, उसके साथ। और फिर मैं दूसरी सेटअप करूँगी, मैं सर्फ बनाने की फैक्ट्री सेटअप कर लूँगी। तो ये होगा प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, जो एक रनिंग बिजनेस को सेटअप करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर नया पैसा कमाते हैं, फिर दूसरा सेटअप करते हैं। तो वो हमेशा ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में लगे रहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी भी एक मेमोरी टेक्निक है। तो पहले नाम एक बार वापस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जो स्मॉल स्केल लार्ज स्केल बिजनेस करते हैं और अपने आइडिया को मटेरियलाइज करके नया वेंचर शुरू करते हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, परचेज सेल। इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, बिजनेस जैसा ही होता है पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। कॉर्पोरेट, जो अच्छे से कंपनी चला सकते हैं। एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है। यूजर टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। और प्रोफेशनल में जो रनिंग बिजनेस को सेल कर देते हैं। तो ये 7 तरीके के एंटरप्रेन्योर हो गए बिजनेस के साइज के और नेचर के हिसाब से। तब ये जो है एक और मेमोरी टेक्निक है जो आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में, ठीक है। इसमें आप बोलेंगे कि भाई मैम ये 6 पॉइंट्स क्यों हैं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री एक साथ हो गया, ठीक है। तो बिजनेस ट्रेडिंग प्रोफेशनल नहीं, बिजनेस ट्रेडिंग प्रोफेशनल, जो ऐसा प्रोफेशनल जो बिजनेस और ट्रेडिंग करता है। एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के लिए कॉर्पोरेट इंडस्ट्री सेटअप करें। एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसके लिए एक कंपनी सेटअप करी, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री सेटअप करी, ठीक है। बिजनेस ट्रेडिंग प्रोफेशनल नहीं, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के लिए कॉर्पोरेट इंडस्ट्री सेटअप की। बिजनेस ट्रेडिंग प्रोफेशनल नहीं, मेरे साथ बोला, बिजनेस ट्रेडिंग प्रोफेशनल नहीं, एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजी के लिए कॉर्पोरेट इंडस्ट्री सेटअप की। बोल भी रहे हैं आप, नहीं बोल रहे, बोलिए अच्छे है ना। बिजनेस ट्रेडिंग प्रोफेशनल नहीं, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के लिए कॉर्पोरेट इंडस्ट्री सेटअप की, ठीक है। तो बिजनेस से आगे बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग से ट्रेडिंग, प्रोफेशनल से प्रोफेशनल, एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी से आगे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और कॉर्पोरेट से कॉर्पोरेट, और अलग अलग है, इंडस्ट्रियल अलग है, ठीक है। बिजनेस ट्रेडिंग प्रोफेशनल ने एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के लिए कॉर्पोरेट इंडस्ट्री सेटअप करी। और पहले वाला क्या था बताइए, 4 थे ना भाई। आई एम फैब एंड इनोवेटिव ड्रोन, आई एम फैब एंड इनोवेटिव ड्रोन। आई एम से आता है इमिटेटिव, फैब से आता है फेबियन, इनोवेटिव और ड्रोन, ठीक है। ये हो गए आपके एंटरप्रेन्योर टाइप्स। और भी हैं, टेंशन मत लीजिए, और भी हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर्स के हिसाब से सिर्फ 3 तरीके के एंटरप्रेन्योर है। मोटिवेटिंग, सबसे पहला एंटरप्रेन्योर है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो, उसको प्योर एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो अपने जो काम करता है उसको लव करता है और अपने प्रोफेशन, अपने जॉब में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देता है। वो परफॉर्मेंस अपने ईगो, अपने वर्क, अपने स्टेटस को सेटअप करने के लिए ही काम करता है, वो होगा स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। जो अपने लिए अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ही काम करता है, वो हो गया स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। फिर दूसरा है इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर, मतलब उनको लालच होती है, गवर्नमेंट की कोई इंसेंटिव मिलने वाली है, मुझे कोई सपोर्ट मिलने वाला है, मुझे कहीं से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है तो ही मैं सेटअप करूँगी इंडस्ट्री, बनना नहीं करूँगी। तो वो इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर होता है, वो दूसरी चीज़ों से इंड्यूस्ड होते हैं और फिर लालच आती है उनके अंदर और फिर एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और एक मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर, वो हाईली एम्बिशियस होते हैं, आपकी तरह, हाँ आपकी तरह हाईली एम्बिशियस होते हैं। उनके मन में बहुत ऊंचे ऊंचे सपने होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, उनको पूरा करते हैं। भले ही वो स्लो इन प्रोग्रेस होते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, और उनका प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे होता है, पर उनके अंदर विल पावर, एम्बिशियस होती है, कुछ कर दिखाने की क्षमता होती है। अब वो उसको अपने कॉन्फिडेंस से काम पूरा कर लेते हैं और इससे हमें नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ टाइप्स ऑफ मोटिवेटेड में से। अब मैं इसमें क्या मेमोरी टेक्निक बनाऊँ, उस मोटिवेशन के हिसाब से मोटिवेटेड, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड।
3 ही है, अब आप कर लीजिएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया शब्बा के, और ऐसे ही देते रहिएगा, मुझे प्यार देते रहिएगा, लाइक्स देते रहिएगा, लाइक्स देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।